प्यारे बच्चों, आज हम अपने 5वें पाठ अपनी कमाई के अभ्यास प्रश्न करेंगे तथा भाषा से के अंतर्गत व्याकरण के भी जो प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। ये सभी प्रश्न हम अपने पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे क्योंकि जगह बना हुआ है। तो बच्चों चलते हैं, अपने अभ्यास प्रश्न करते हैं। पाठ 5 अपनी कमाई। हाँ तो बच्चों, हम अपना दूसरा प्रश्न एक बार दोहरा लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में भी आते हैं, तो हम लोग इसको एक बार दोहरा लेते हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ, सही का निशान लगाओ। क है, चिंता में डूबा बेटा सीधा किसके पास आया? तो वह अपने माँ के पास आया। दूसरा ख है, बहन ने भाई को रुपया किसमें से निकाल कर दिया? तो हमने देखा था बहन ने श्रृंगार दान से ही 1 रुपये का सिक्का निकाला था, तो सही उत्तर है श्रृंगार दान। हमारा तीसरा ग भाग है, सामान उठाने के लिए सेठ ने क्या मेहनताना दिया? मेहनताना हमें पता है बच्चों, ये मेहनताना मतलब मजदूरी, परिश्रम के लिए, मेहनत के लिए दिया जाने वाला धन या वस्तु मेहनताना कहलाती है। ये शब्द हमारे पाठ में नहीं था, इसलिए मैं आपको इसका ज़रा मतलब बता देता हूँ। मेहनताना का अर्थ होता है मजदूरी, किसी काम के बदले, किसी श्रम के बदले मिलने वाला धन या वस्तु मेहनताना कहलाता है। तो हमने देखा था व्यापारी के लड़के ने सेठ का भारी सामान उठा के घर पहुंचाया था, इस बदले में सेठ ने उसे मजदूरी या मेहनताना में एक चवन्नी दी थी, तो सही उत्तर है चवन्नी। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, भाषा से। तो हम जानते हैं व्याकरण वाला जो भाग है, व्याकरण वाला जो हिस्सा है हमारे पाठ्य पुस्तक में भाषा से के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाषा से के अंतर्गत। तो पहला है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। अनुभव, अनुभव शब्द है, इससे क्या बना? अनुभवी। जैसे हमारे पाठ में बच्चों था अनुभवी पिता सब समझ गए। अब अनुभवी पिता सब समझ गए, तो अनुभवी पिता वो अनुभवी विशेषण बन गया। अनुभव क्या था? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है बच्चों? भाववाचक। अनुभव यह भाववाचक संज्ञा है, ये सब भाव में आता है। आलस, परिश्रम, अनुभव, सुंदरता, ईर्ष्या, जलन, ये सब क्या होते हैं? भाव होते हैं, और ये सब भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? हमने परिभाषा में पढ़ी थी बच्चों। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इनका क्रम हम आगे पीछे भी बोल सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, इनका क्रम आगे पीछे बोला जा सकता है। तो हमने ये देखा कि भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदला है। अनुभव से अनुभवी, कौन सी मात्रा लगी? वह पे बच्चों बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो हम भाववाचक संज्ञा को अगर बड़ी ई की मात्रा लगा के, कैसे लगा के? प्रत्यय लगा के।
प्रत्यय क्या होता है? अब एक नया शब्द फिर सुना हमने, प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश क्या होता है? शब्द के अंश को। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका वचन या अर्थ बदल देते हैं। तो प्रत्यय क्या हो गया बच्चों? प्रत्यय पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है, और जो शब्दांश शब्द के आगे लगते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ये ज़रा ध्यान देने वाली बात है। ये शब्द तो दिया हुआ है, लेकिन ना हमारे व्याकरण में समझाया है, ना हमारे पुस्तक में भी ज़्यादा नहीं समझाया है, केवल लिखा ही गया है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। पहले प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, पहले ये हम लोग जान लेते हैं। शब्द रचना में, अरे व्याकरण में हमने पढ़ा था कि व्याकरण वो शास्त्र होती है जो हमें किसी भाषा का सही ज्ञान करवाती है, सही ज्ञान करवाती है। तो व्याकरण के भी 3 भाग थे। हमने वर्ण विचार पढ़ा था, दूसरा था शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो ये वाला जो भाग है हम जो कर रहे हैं, ये शब्द विचार के अंतर्गत आता है। इसमें हमने देखा कि ई प्रत्यय लगा के हम भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदल सकते हैं। तो इसमें ज़रा ये सबका ज्ञान होना चाहिए बच्चों कि प्रत्यय क्या होता है। मैंने बताया था प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश। अब शब्दांश क्या होता है? शब्द का अंश या शब्द का भाग। तो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में आकर, उसका वचन या अर्थ बदल देते। तो इसमें हम इस प्रश्न में हम लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमने पढ़ा और क्या समझा कि अनुभव एक भाववाचक संज्ञा है। अब संज्ञा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब जो भाववाचक संज्ञा जब हम लोग बोल रहे हैं भाववाचक, तो ये भाववाचक ही संज्ञा है। पहली वाली जो सूची हमें दे रखी है, कौन कौन सी? अनुभव, आलस, परिश्रम, हिम्मत, लालच, ये सब भाव हैं। ये भावना मन में उमड़ते हैं, दिखते नहीं हैं। भाव इंग्लिश में हम लोग इसे इमोशंस बोलते हैं। भाव को क्या बोलते हैं? इमोशंस। तो ये क्या है? हमने देखा भाववाचक संज्ञा को हम ई प्रत्यय लगाकर, बड़ी ई की मात्रा लगाकर उसको विशेषण में बदल सकते हैं। अब विशेषण क्या बन गया? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। हम परिभाषाएं भी हमको सब पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा उदाहरण है जिसमें हमने क्या सीखा कि प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय पीछे, शब्दांश जो पीछे लगता है, और ये किसके पीछे लगा? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा भी हमें पता था, संज्ञा का एक भेद होता है भाववाचक संज्ञा। और अगर संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगता है ई, तो क्या बनता है? विशेषण बनता है। और विशेषण क्या होता है ये भी हमें पता है, संज्ञा की विशेषता बताने वाले। देखो बच्चों, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमको सबका ही पता होना चाहिए, परिभाषा होना चाहिए, सबका ज्ञान और सबके भेद भी पता होने चाहिए। जैसे इसमें हम भाववाचक संज्ञा बोल रहे हैं, तो संज्ञा का हम लोग संज्ञा का भेद ले रहे हैं। संज्ञा के 3 भेद थे, याद आया हमें? पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या था? भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। 3 थे हमारे ना, कोई भी आगे पीछे बोल सकते हैं। तो ये था भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने सीखा कि भाववाचक संज्ञा में अगर हम बड़ी ई की मात्रा, या फिर बोल सकते हैं व्याकरण की भाषा से कि ई प्रत्यय लगाकर उसको विशेषण में परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो हमने देखा अनुभव से शब्द बना अनुभवी। अनुभवी एक विशेषण है। पाठ में हमने पढ़ा था अनुभवी पिता। इसका क्या अर्थ हुआ?
कि पिता की क्या विशेषता थी कि पिता अनुभवी थे, उनको बहुत अनुभव था। किसका? जीवन का अनुभव था। तो अनुभवी पिता सब समझ गए। तो ये हमने आज भाववाचक संज्ञा को ई प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हुए देखा। बच्चों इसको पढ़ना है और समझना है, तभी समझ आएगा। अगला शब्द था हमारा आलस। आलस मैंने बताया ये भी भाववाचक संज्ञा है और इसमें भी ई प्रत्यय लगा है। लिखते समय जब ई प्रत्यय हम लोग बता रहे हैं तो ई मतलब बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगा है। तो आलस से आलसी बना है, आलस से आलसी बना है। ये ध्यान से समझने वाला चीज़ है बच्चों। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आगे वाले परेशानी होगी। तो हमने देखा कि ई प्रत्यय लगा के हमने भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदल दिया। उसी तरह अब तीसरे पे चलते हैं, परिश्रम। परिश्रम है भाववाचक संज्ञा। परिश्रम क्या है? भाववाचक संज्ञा। और हमने इसमें ई प्रत्यय लगाया। ई प्रत्यय, प्रत्यय होता है वो शब्दांश, जैसे इसमें कौन सी ई है? बड़ी ई। बड़ी ई क्या है? बड़ी ई की मात्रा, वो क्या है? शब्दांश है, शब्द का अंश है। और प्रत्यय पीछे लगता है, शब्द के पीछे जुड़ता है और नया शब्द बनाता है। और इसमें नया शब्द एक विशेषण बना रहा है। तो परिश्रम से परिश्रमी, ठीक है। व्यापारी बहुत ही परिश्रमी थे, वे परिश्रम करते थे। आलस से आलसी, व्यापारी का पुत्र हम जानते थे पाठ के शुरू में, वह आलसी था। उसे परिश्रम करने से, उसको काम करने में आलस आता था, वो पिताजी की मदद नहीं करता था। तो आलस शब्द से आलस, आलस क्या है? संज्ञा है भाववाचक। आलस से विशेषण बना आलसी पुत्र। तो इसमें पुत्र की क्या विशेषता है? पुत्र आलसी है, आलसी पुत्र। परिश्रमी पिता, पिता की विशेषता क्या है? कि पिता परिश्रमी। उसी तरह हिम्मत से हिम्मती, ठीक है। हिम्मत से हिम्मती, हिम्मती सैनिक, सैनिक हिम्मती होते हैं। मतलब सैनिकों की क्या विशेषता है? उनमें साहस होता है, हिम्मत होती। उसी तरह लालची, ठीक है। लालची क्या है? विशेषण है। लालची दुकानदार, जैसे एक शब्द है तो इसमें हम लोग क्या कहा है? लालची दुकानदार मतलब दुकानदार की क्या विशेषता बता रहा है? कि वह लालची है। लालच एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लालच से लालची शब्द बना है ई प्रत्यय लगा के। तो इसको हमने आज सीखा कि ई प्रत्यय लगा करके हम भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदल सकते हैं। ई प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा को विशेषण में बदल सकते हैं। और हम जान गए भाववाचक संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का ही एक भाग है, संज्ञा का ही भेद है। हमने व्याकरण में ये पढ़ा था, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा संज्ञा का ही भेद है। अगर हम इसमें ई प्रत्यय लगा दें तो वह विशेषण बन जाता है। विशेषण क्या होता है बच्चों? जो किसी की विशेषता बताता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं।
तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। उसका एक और नाम है विशेष्य। जो जिसे हम संज्ञा बोल रहे हैं उसे हम विशेष्य भी कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है, ये भी याद रखना। विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। अब हम अपने दूसरे भाग पे चलते हैं। पढ़ो, हमारा था पढ़ो और समझो। अब दूसरा पढ़ना और समझना है इसको। धन, धनी। समुद्र, समुद्री। पहाड़, पहाड़ी। किताब, किताबी। मैदान, मैदानी। तो इसमें हमने क्या सीखा बच्चों कि धन, समुद्र, पहाड़, किताब, मैदान, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो हमने अभी आपको संज्ञा के बताए थे, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो भाववाचक तो हम समझ गए, हमने भाववाचक में ई प्रत्यय लगा के उसको विशेषण भी बना लिया। अब चलते हैं जो संज्ञा का एक और भेद है, इसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? ई प्रत्यय लगा के हम विशेषण बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में भी और जातिवाचक संज्ञा में भी हम ई प्रत्यय लगाकर उसको विशेषण बना सकते हैं या बदल सकते हैं, उसको विशेषण में बदल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला धन। धन, समुद्र, पहाड़, किताब, मैदान, ये सब जातिवाचक है। इससे पूरी जाति का पता चलता है। जैसे हम पहाड़ बोल रहे हैं, जैसे पहाड़ का ही उदाहरण हम लोग लेते हैं, या समुद्र का लेते हैं, या धन का लेते हैं। तो जैसे पहाड़ पूरी जाति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी पहाड़ का नाम बोलते हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, तो ये फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पहाड़ हो गया, समुद्र, समुद्र भी बहुत तरह के हैं, हिंद महासागर है ना, और कौन सा है, बहुत सारे खाड़ियाँ भी हैं। तो किस समुद्र की बात कर रहे हैं? जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो समुद्रों के भी अपने अपने नाम होते हैं। अगर हमने किसी का नाम लिख दिया, जैसे नाम बताया, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन जब हम समुद्र बोलते हैं तो ये जातिवाचक में सभी समुद्रों की बात करता है। उसी तरह धन, धन भी जातिवाचक है, ठीक है। तो धन जातिवाचक है। किताब, किताब भी जातिवाचक है। अगर खास किताब का नाम लिखते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। जैसे अगर हम अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम बोलेंगे, खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 5, तो ये हमारी 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक हो गई, और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। अब वो किताब नहीं रहेगी। किताब, पूरी किताब जाति के लिए होता है। तो जातिवाचक संज्ञा से हमें पूरी जाति का बोध होता है या पता चलता है। उसी तरह मैदान, ये सब थे जातिवाचक संज्ञा। अब हम इनमें ई प्रत्यय जोड़कर इन सबको विशेषण में बदल सकते हैं। जैसे धन में ई प्रत्यय हमने जोड़ा तो बन गया धन जमा बड़ी ई की मात्रा धनी, धन से धनी। जैसे बूढ़ा व्यापारी धनी था, धनी व्यापारी। तो व्यापारी की क्या विशेषता है? व्यापारी धनी है। समुद्री व्यापार, हम जानते थे, पाठ में उसने लिखा था कि व्यापारी जो था वो समुद्री व्यापार करता था। समुद्री व्यापार क्या होता है? वह व्यापार जो समुद्र के रास्ते किया जाता हो, समुद्री व्यापार, ठीक है। उसी तरह पहाड़ी सड़क, आपने देखा होगा
पहाड़ पे जो सड़कें होती हैं वो सीधी नहीं होती, वो घेरादार होती हैं, गोल गोल घूम के ऊपर जाती हैं। तो पहाड़ी सड़क, सड़क की क्या विशेषता है? वह पहाड़ पे है, पहाड़ी। किताब से किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान, तो इसमें ज्ञान कैसा है? किताबी है। मैदानी, मैदानी क्षेत्र, जैसे उत्तर भारत गंगा के मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र में कहलाता है। समतल जगह को मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि ई प्रत्यय लगा के हम भाववाचक जातिवाचक संज्ञा को विशेषण में बदल सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखना। ई प्रत्यय अर्थात प्रत्यय क्या होता है? पहले प्रत्यय भी समझ लो। प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ या वचन बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के पीछे ई प्रत्यय लगता है और उसको विशेषण में बदल देता है या विशेषण बनाता है। ठीक है, तो ये था हमारा भाषा से का पहला भाग। हमने भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा को विशेषण बनते हुए देखा। कौन सा प्रत्यय लगा के? ई। अब आगे चलते हैं। उदाहरण के अनुसार शब्द का वर्ण विच्छेदन करो। इसका हम ध्वनि विशेषण भी कहते हैं। कुछ पहले इसको वर्ण विच्छेदन भी किया जाता था। शब्द का वर्ण विच्छेदन, जैसे शब्द किससे बने होते हैं? वर्णों से बने होते हैं। वर्ण ही शब्द की रचना करते हैं। या फिर हम कहते हैं ध्वनि विश्लेषण करो। ध्वनि क्यों? क्योंकि वर्ण भी एक तरह ध्वनियाँ ही होती है बच्चे। वर्ण विच्छेदन बोलो या वर्णों में उसके टुकड़े करना बोलो या फिर ध्वनि विश्लेषण बोलो, क्योंकि वर्ण क्या होती हैं? ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियाँ। तो हम पहला हमें करके दिखाया गया है व्यापारी। पहला हमें करके दिखाया गया है कि व्यापारी का ध्वनि विश्लेषण या वर्ण विच्छेदन कैसे किया जाता है। तो वो क्या है बच्चों? वो क्या है? वो व्यंजन है और ये आधा वो है। तो आधा वो हम कैसे लिखते हैं? वो हलंत। हल का निशान लगा देने से कोई भी व्यंजन आधा हो जाता है, हमें पता ही है। और व्यापारी में वो तो खुद ही आधा है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। तो व हलंत जमा य। अब या हमें लिखना है, या। आधा वो लिखने के लिए हमने क्या किया? वो में हलंत का निशान लगा दिया। या लिखने के लिए हमें य व्यंजन लिखना है। य व्यंजन कैसे लिखते हैं? य हलंत जमा आ की मात्रा डालेंगे। या लिखने के लिए आ की मात्रा, फिर जमा। अब पा लिखने के लिए पा है, तो प हलंत जमा आ की मात्रा जोड़ी, फिर जमा। अब री लिखना है, री। री में र हलंत और बड़ी ई की मात्रा। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेदन कहो या ध्वनि विश्लेषण कहो। तो इसी तरह हमें अपने बाकी शब्दों के भी वर्ण विच्छेदन करने हैं। चलते हैं। हमारा अगला शब्द है अनुभवी।
लिखते हैं। अनुभवी कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान देना है। अ जमा लिखते हैं अ जमा। इस पे फिर से ध्यान देना है कि यह एक स्वर होता है, इसीलिए इसमें हम सीधा लिख रहे हैं। स्वरों को तो सीधा लिखा जाता है। अ जमा नू लिखने के लिए न हलंत जमा छोटा ऊ जमा भ लिखने के लिए भ हलंत जमा अ, ये भ लिख पाए हम लोग। अब हमें क्या लिखना है, वी लिखना है अभी। तो इसमें व हलंत जमा बड़ी ई। तो ये हो गया अनुभवी। अ हलंत जमा न हलंत जमा उ जमा भ हलंत जमा अ जमा व हलंत जमा ई। ये क्या बनाया, अनुभवी। ये हम लोग वर्ण विच्छेदन कर रहे हैं। शब्द क्या है, अनुभवी। इसके वर्णों को अलग अलग करके लिख रहे हैं। वर्ण भी बच्चों दो तरह के होते हैं, शब्द और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है, अ एक स्वर था और हम जानते हैं स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, छोटी से छोटी ध्वनि। अ जमा न हलंत जमा उ जमा भ हल जमा अ जमा व हलंत जमा बड़ी ई। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेदन अनुभवी। एक और हमारा बच्चों शब्द बना है चुपचाप। इसको भी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं इसको लिखना। चुपचाप कैसे बनेगा, पहले हमें चू लिखना है। चू लिखने के लिए च हलंत च हलंत जमा, जमा के बाद में ओ। अरे कौन सी मात्रा लगी है च में, छोटा ओ, तो हमने छोटा ओ लिख जमा प। ठीक है, चू बाद में प कैसे लिखेंगे, प हलंत प। अब ये प बनाओ। अब चा लिखने के लिए च हलंत जमा आ, और प लिखने के लिए प हलंत जमा अ। तो इसको बच्चों ध्यान से देखते हैं। चुपचाप लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, च हलंत जमा उ जमा प हलंत जमा अ जमा च हलंत जमा आ जमा प हलंत जमा अ। ठीक है, ये तो हमारा था वर्ण विच्छेदन। क्या था हमारा, वर्ण विच्छेदन। तो ये आपको इसका अभ्यास करना है, वर्ण विच्छेदन का। ठीक है, कल हम इसको फिर से दोहरा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना, वर्ण विच्छेदन कैसे करते हैं। तो ये